आज मैं बात करूंगी साइलो सीजन 3 एपिसोड 1 की। और इसमें मैं सिर्फ कहानी नहीं बताऊंगी बल्कि बुक से ये शो कितना अलग है उसके बारे में भी बात करूंगी। और एक छोटी सी बात, अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा तो प्लीज़ इसे थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और सिर्फ आवाज़ को इग्नोर करिएगा, वीडियो को नहीं। मैं साइलो पर हमेशा ऑन टाइम वीडियो लेकर आती हूँ, तो सोचा इस बार भी डिले नहीं करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। शार्लेट कीन वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर बहुत संभल कर चल रही है। वो बार बार अपना भेस बदलती है और जिस सबवे ट्रेन से वो जाने वाली होती है उसे भी लास्ट मोमेंट पर चेंज कर देती है। उसके हर एक्शन से लगता है कि उसे यकीन है कोई उसका पीछा कर रहा है। अब हमें कांग्रेसमैन डैनियल कीन दिखाई देता है, जिसे हमने सीजन 2 के आखिर में देखा था। वो अपने सभी वोटर्स को एक एक करके फोन कर रहा है, कंफर्म करने के लिए कि इलेक्शन में सब उसी को वोट देंगे। लेकिन एक वोटर मिस्टर जोन्स उससे इरिटेट हो जाता है। वो कहता है अगर डैनियल ने उसका नंबर डू नॉट कॉल लिस्ट में नहीं डाला तो वो उसके ओपोनेंट को वोट दे देगा। डैनियल फौरन उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो एक वोट खोना नहीं चाहता। इसके बाद डैनियल अपनी बहन शार्लेट से मिलने जाता है। शार्लेट सबसे पहले पूछती है कि क्या डैनियल ने उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। इससे पता चलता है कि शार्लेट बहुत घबराई हुई है और उसे डर है कि कहीं किसी को उसकी पहचान या उसके प्लान्स के बारे में पता न चल जाए। फिर ये सीरियस डिस्कशन शुरू करते हैं। डैनियल बताता है कि उसने हेलन को न्यू ऑरलियंस में किए गए अपने काम और अपनी बनाई हुई एडवांस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया था। तब पता चलता है कि हेलन को डैनियल तक पहुंचाने वाली शार्लेट ही थी। हेलेन एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस डर्टी बॉम्ब हादसे पर, जिसके बारे में क्लेम किया गया था कि उसे ईरान ने अमेरिका में डिटोनेट किया था। इसके बाद बात आती है सेनेटर थर्मेन की ईरान कमेटी की। ये कमेटी ईरान और डर्टी बॉम्ब वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लगता है कि डैनियल और शार्लेट दोनों का इस पूरे मामले से किसी न किसी तरह कनेक्शन है। कॉन्वर्सेशन से ये भी हिंट मिलता है कि उनके पास कुछ ऐसी इन्फो है जो अभी तक पब्लिक को नहीं पता। इसी कॉन्वर्सेशन के बाद शार्लेट डैनियल से कहती है कि उसे हर हाल में सेनेटर थर्मेन की ईरान कमेटी का हिस्सा बनना होगा। डैनियल खुद इस कमेटी में जाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता, लेकिन शार्लेट के लिए ये बहुत जरूरी है। इसकी वजह यह है कि शार्लेट एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन पर जाने वाली है जिसका टारगेट शायद ईरान है। वो खुलकर ये बात नहीं कहती, लेकिन उसकी बातों से लगता है शार्लेट चाहती है कि डैनियल कमेटी के अंदर जाकर उसकी प्लानिंग की कॉन्फिडेंशियल इन्फो जर्नलिस्ट हेलन को लीक करे। शार्लेट से मिलने के बाद डैनियल सीधा सेनेटर थर्मेन के पास पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात थर्मेन और उसकी बेटी एना से होती है, जो उनका कैंपेन भी हैंडल करती है। दोनों फिर से न्यू ऑरलिन और डैनियल की बनाई हुई एडवांस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं। इससे लगता है कि ये इन्वेंशन कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बट अभी तक उसका असली पर्पस रिवील नहीं हुआ है। डैनियल फिर अपनी असली बात रखता है। वो खुलकर बताता है कि वो ईरान कमेटी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसकी बहन शार्लेट एक नेवल एविएटर है और यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट करियर के साथ एक खतरनाक मिशन पर जाने वाली है। डैनियल का कहना है कि वो कमेटी में रहकर मिशन से जुड़ी इन्फो समझना चाहता है। सेनेटर थर्मेन उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। वो डैनियल की बात समझती जरूर है, लेकिन उसे कमेटी में शामिल करने से मना कर देती है। डैनियल को लगभग ऑफिस से बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि थर्मेन को लगता है कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। हाँ, डैनियल के जाने के बाद थर्मेन एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करती है। शार्लेट इस मिशन का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि शार्लेट का नाम अब ऑफिशियली उनकी नजर में आ चुका है। इसके बाद एना डैनियल के ऑफिस आती है और बताती है कि सेनेटर थर्मेन ने अपने एक पुराने कॉन्टेक्ट से बात की है, जो JSOC यानी ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड में है। वहां से कंफर्म हुआ है कि डैनियल की बहन शार्लेट सच में ईरान के खिलाफ होने वाले मिलिट्री अटैक का हिस्सा है। डैनियल सोचता है कि मिशन पर जाने से पहले वो शार्लेट से मिल लेगा, लेकिन एना बताती है कि शार्लेट पहले ही निकल चुकी है। सीन फिर सीधा शार्लेट और उसकी टीम पर शिफ्ट हो जाता है। सब लोग F-35 फाइटर जेट्स में ईरान की तरफ जा रहे हैं। वो देखते हैं कि USS मैककेन पहले ही ईरान की तरफ मिसाइल्स लॉन्च कर चुका है। प्लान ये होता है कि मिसाइल्स पहले टारगेट को हिट करेंगी और उसके बाद शार्लेट की टीम 50,000 फीट की हाइट से जाकर बचे हुए टारगेट्स पर अटैक करेंगी और फिर बेस लौटाएंगी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। उनके सामने एक अजीब सा तूफानी बादल आ जाता है। जैसे ही जेट्स उस बादल के अंदर जाते हैं, मिसाइल्स कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और F-35 जेट के सिस्टम भी फेल होने लगते हैं।
कुछ ही सेकंड में एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि ये बादल असल में था क्या। बस इतना दिखाया जाता है कि ब्लैक लिक्विड जैसा सब्सटेंस शार्लेट के प्लेन में घुसता है। उसका बिहेवियर देखकर लगता है कि वो नॉर्मल स्मोक या डस्ट नहीं था। काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो एडवांस नैनो पार्टिकल का बादल हो, क्योंकि उसके कांटेक्ट में आते ही मिसाइल्स और F-35 के सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। हालांकि एपिसोड ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि वो नैनो पार्टिकल्स ही थे या कुछ और। यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि ये नैनो पार्टिकल किसने बनाए। क्या ये ईरान की सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का कोई फील्ड एक्सपेरिमेंट है, या फिर किसी तीसरी फोर्स का काम है। फिलहाल सीरीज इसका कोई जवाब नहीं देती और इस राज को राज ही रखती है। वहीं वॉशिंगटन डीसी में एना डैनियल को सेनेटर थर्मन के पास ले जाती है। थर्मन बताती है कि बॉम्बिंग मिशन के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वो डैनियल को तसल्ली देती है कि शार्लेट जिंदा है और उसे वापस लाने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। कुछ दिन बाद डैनियल तेजी से वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर पहुंच रहा होता है। तभी एना का फोन आता है। वो बताती है कि शार्लेट को हेडी स्टेनसन क्लिनिक भेजा गया है, क्योंकि शार्लेट को क्रैश के दौरान सिर पर गहरी चोट आई थी, जिस वजह से उसकी याददाश्त पर असर पड़ा है। यहीं एक और इम्पोर्टेंट डिटेल पता चलती है। हेडी स्टेनसन नाम की साइंटिस्ट को कभी अल्जाइमर्स हुआ था और उसके बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन ब्रेन से जुड़ी बीमारियां और इंजरीज पर रिसर्च करने में लगा दी। अभी के लिए ये सिर्फ एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लगती है, लेकिन मुमकिन है कि आगे चलकर इसका कहानी में बहुत बड़ा रोल हो। इसके बाद डैनियल शार्लेट से मिलता है। वो बुरी तरह जख्मी है बट जिंदा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसकी याददाश्त चली गई है। वो डैनियल को पहचान ही नहीं पाती। उसे याद ही नहीं रहता कि वो उसका अपना भाई है। यहीं से शार्लेट की मेमोरी लॉस वाली मिस्ट्री शुरू होती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। हमें पता चलता है कि जूलियट अब मेयर बन चुकी है। वो अपना मेयर वाला रूटीन फॉलो कर रही है। उसे रोज विटामिन और खाना दिया जाता है और साथ ही एक मैसेज सुनाया जाता है कि साइलो 18 अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जूलियट अपनी क्लीनिंग के बाद वापस आ गई थी। ये मैसेज बार बार सुनाया जाता है, मानो उसके दिमाग में एक बात जबरदस्ती बैठाई जा रही हो। जब जूलियट सुबह ब्रश कर रही होती है, उसकी नजर अपने चेहरे और बॉडी पर पड़े निशानों पर जाती है। हैरानी की बात यह है कि वो उन पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देती और नॉर्मल तरीके से अपना दिन शुरू करती है। अगले दिन जूलियट कमील से मिलती है और दोनों साइलो के लोगों से मिलने जाते हैं। हम देखते हैं जूलियट को डेप्यूटी जेरी की सिक्योरिटी दी गई है। इसी दौरान जूलियट एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। एक लड़की शेरिफ का बैच देकर बदले में एक लकड़ी का घोड़ा ले रही है। ये सीन सिर्फ एक पल के लिए दिखाई देता है और इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि जूलियट उसके बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाती। इस घोड़े को हम सीजन 1 के एपिसोड 4 में देख चुके हैं। ये जूलियट का खिलौना था। जूलियट को लगता है कि उसके आसपास की हर आवाज और हर चीज एक साथ उस पर हावी हो रही है। वो घबरा कर अपने कमरे में लौट जाती है। रात में जूलियट को एक डरावना ख्वाब आता है। वो वही पल दोबारा देखती है जब वो बाहर से साइलो 18 वापस आई थी और बर्नार्ड से मिली थी। अगले ही पल दोनों को आग ने घेर लिया था। ये सपना इतना रियल लगता है कि जूलियट अचानक घबरा कर उठ जाती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। उसकी हालत देखकर कमील उसके कमरे में आती है। जूलियट सपने के बारे में उलझी हुई बातें करने लगती है। धीरे धीरे ये क्लियर हो जाता है कि जूलियट को साइलो 18 में वापस आने से पहले की अपनी जिंदगी याद ही नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमील चाहती ही नहीं कि जूलियट की पुरानी यादें वापस आएं। इसी सीन में एक और शॉकिंग खुलासा होता है। जूलियट के कमरे में भी कैमरास छुपे हुए हैं और उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। वॉचर रूम से रॉबर्ट और उसके लोग जूलियट को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। शायद वो उसकी हर एक एक्टिविटी देखना चाहते हैं कि कहीं वो किसी को कुछ बता तो नहीं रही, या फिर जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आए तो इन्हें फौरन पता चल जाए। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट जूलियट को एयरलॉक के पास ले जाता है और उसे बताता है कि जब वो बाहर से वापस आई थी तब असल में क्या हुआ था। रॉबर्ट के मुताबिक जूलियट जो सूट पहनकर बाहर गई थी वो नॉर्मल क्लीनिंग सूट नहीं था। इसी वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन बर्नार्ड के पास नॉर्मल सूट था जो आग में खराब हो गया। रॉबर्ट फिर जूलियट को बताता है कि बर्नार्ड के सूट में बाहर की जहरीली हवा घुस गई थी और इसी वजह से बर्नार्ड की मौत हो गई। लेकिन व्यूअर्स जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। असल में जहर सेफगार्ड प्रोटोकॉल के तहत एयरलॉक के पाइप से रिलीज किया जाता है ताकि बाहर जाने वाला इंसान जिंदा न बच सके। बट यहाँ रॉबर्ट झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसने खुद देखा कि बर्नार्ड राख बन गया।
इसका मतलब ये है कि जूलियट के पास अब बर्नार्ड से सच जानने या अपनी खोई हुई यादें वापस लाने का कोई जरिया नहीं बचा। रॉबर्ट की पूरी कहानी का मकसद यही लगता है कि जूलियट वही मान ले जो उसे बताया जा रहा है और अपने पास्ट के बारे में और सवाल न पूछे। इसके बाद रॉबर्ट जूलियट से उस हादसे के बारे में बात करता है जो सीजन 1 एपिसोड 9 में हुआ था। जूलियट ने कमील और एंथनी को बंदी बना लिया था ताकि वो कंप्यूटर एक्सेस करके ये पता लगा सके कि विल्किंस की मौत कैसे हुई और उसने साइलो के सबसे नीचे क्या डिस्कवर किया था। रॉबर्ट जानबूझकर ये पुरानी बात छेड़ता है। उसका असली मकसद ये देखना है कि क्या जूलियट की याददाश्त वाकई चली गई है या फिर वो नाटक कर रही है। जूलियट इस सवाल से परेशान हो जाती है। उसके रिएक्शन से साफ पता चलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। रॉबर्ट को भी यकीन हो जाता है कि जूलियट झूठ नहीं बोल रही। फिर वो शेरिफ्स डिपार्टमेंट पहुंचता है। वो कमील को कुछ फाइल्स डिलीट करते हुए देखता है। यहाँ ये हिंट मिलता है कि शायद वो जूलियट की रिकॉर्डिंग्स मिटा रही है जिनमें जूलियट को अपना पास्ट याद आने लगा था। इसके बाद रॉबर्ट और कमील अलग से बात करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। पता चलता है कि बर्नार्ड की मौत आग या जहर से नहीं हुई थी, वो बुरी तरह जल गया था, लेकिन उस वक्त भी वो जिंदा था। असल में रॉबर्ट ने ही उसकी जान ली थी। कमील को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मानना है कि बर्नार्ड जिंदा रहने के लायक नहीं था और सबसे जरूरी बात यह है कि जूलियट को कभी सच का पता नहीं चलना चाहिए। बाद में मिट्स कैफेटेरिया में रॉबर्ट, कमील, जूलियट और पॉल काउंसिल की मीटिंग अटेंड करते हैं। ये नई काउंसिल इसलिए बनाई गई है ताकि साइलो का सिस्टम पहले से ज्यादा डेमोक्रेटिक बन सके और द पैक्ट के रूल्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक किया जा सके। मीटिंग के दौरान रॉबर्ट अनाउंस करता है कि बर्नार्ड के वक्त पर लगाए गए ज्यादातर सर्वेलेंस कैमरास हटा दिए गए हैं। सिर्फ वही कैमरा बचे हैं जो पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। यही एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब क्लियर नहीं है। इसका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। इसी बहाने जूलियट के कमरे में भी कैमरा लगा हुआ है, जबकि रॉबर्ट के हिसाब से अगर जूलियट को उसकी पुरानी यादें वापस आ गईं, तो वो साइलो के लिए खतरा बन सकती है। यानी ऑफिशियली सर्विलेंस कम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जहां उन्हें जरूरत लगती है वहां लोगों की प्राइवेसी आज भी खत्म की जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि पावर बदलने के बाद भी कंट्रोल और मॉनिटरिंग का सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रॉबर्ट के बाद मीटिंग की जिम्मेदारी जूलियट संभालती है, लेकिन वो कोई लंबी स्पीच नहीं देती। बस इतना अनाउंस करती है कि साइलो 18 की पहली काउंसिल मीटिंग ऑफिशियली शुरू की जाती है। सबसे पहले एड हारवुड, जो हेड ऑफ माइंस है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। वो बताता है कि माइंस में हादसा हुआ था, वो सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। असल वजह ये है कि पिछले 300 सालों में साइलो के अंदर बहुत सारी टनल्स और शाफ्ट्स बनाई गई हैं, जिनकी प्लानिंग ठीक से नहीं हुई थी। ऊपर से सीजन 2 में रेबल्स ने जो बॉम्ब उड़ाए थे, उन्होंने स्ट्रक्चर को और भी कमजोर कर दिया। इसी वजह से जमीन का एक हिस्सा गिर गया। एड की बात सुनते ही जूलियट का ध्यान द पैक्ट के एक रूल पर जाता है। वो पूछती है कि जब सिचुएशन इतनी सीरियस है तो लोगों को ऊपर की तरफ खुदाई करने की परमिशन क्यों नहीं दी जाती। अभी के रूल्स के हिसाब से वो लोग सरफेस से सिर्फ 200 फीट तक ही खुदाई कर सकते हैं, उससे ऊपर जाना मना है। पॉल जवाब देता है कि वो इस रूल को दोबारा चेक करेगा और देखेगा कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं। एड के बाद ऑरला केंट खड़ी होती है। वो हेड ऑफ सप्लाई कार्ला की शेडो है और काउंसिल को सप्लाई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देने वाली है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही एड उस पर ताना मार देता है। उसका मानना है कि ऑरला अभी बहुत जवान है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं। ऑरला बिना घबराए जवाब देती है कि उसके पूरे परिवार ने हमेशा सप्लाई डिपार्टमेंट में काम किया है, इसी वजह से उसके पास काफी एक्सपीरियंस और नॉलेज है और वो कार्ला की शेडो बनने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड है। इसके बाद वो सप्लाई डिपार्टमेंट की डिटेल रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट खत्म करने के वक्त ऑरला एक लाइन बोलती है, वी आर गुड इन सप्लाई। यही लाइन जूलियट के दिमाग में अचानक एक पुरानी याद ट्रिगर करता है। उसे वो पल याद आता है जब क्लीनिंग के लिए बाहर जाने से पहले शर्ली मार्था का एक स्क्रोल लेकर आई थी। उस मैसेज में मार्था ने लिखा था, दे आर गुड इन सप्लाई। ये पहली बार होता है जब जूलियट की खोई हुई यादों का एक टुकड़ा अचानक वापस आता है। यानी उसकी यादें पूरी तरह नहीं गईं। कुछ वर्ड्स या सिचुएशन की वजह से उसकी यादें धीरे धीरे दोबारा उभरने लगी हैं। यही बात रॉबर्ट और कमील के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि अगर जूलियट को अपना पास्ट याद आ गया तो उनके सारे झूठ और छुपाए गए राज सामने आ सकते हैं। जूलियट को जैसे ही मार्था का मैसेज याद आने लगता है, वैसे ही उसका ध्यान फौरन भटक जाता है। नॉक्स एड हारवुड को डांटने लगता है क्योंकि उसने ऑरला के साथ बदतमीजी की थी और उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाया था।
इस वजह से जूलियट अपनी याद को और आगे कनेक्ट ही नहीं कर पाती। इसके बाद नॉक्स अपनी रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि जनरेटर अब ठीक से काम कर रहा है, साथ ही डिगर वॉइड एरिया को दोबारा सील कर दिया गया है। ये वही बड़ी अंडरग्राउंड जगह है जहां साइलो बनने वाली जाइंट डिगिंग मशीन को छोड़ा गया था। इसी एरिया में एक सीक्रेट डोर भी मौजूद है जो शायद साइलो 18 को किसी दूसरे साइलो से कनेक्ट करता है। फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है पॉल की। पॉल सिर्फ इतना बताना चाहता है कि वो द पैक्ट के नए रूल्स पर काम कर रहा है और फिर अपनी सीट पर बैठ जाना चाहता है, लेकिन कमील उसे रोक देती है। वो कैनेडी और लूकस की अपडेट चाहती है। पॉल बताता है कि कैनेडी अभी भी फरार है। वहीं लूकस के बारे में माना जा रहा है कि वो मर चुका है, जबकि एमेंसन की मौत कन्फर्म हो चुकी है। कमील फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाती है, आउटसाइडर्स। पॉल बताता है कि आउटसाइडर्स एक मास रेबल ग्रुप है जो कैनेडी को सपोर्ट करता है। उनका मानना है कि साइलो के बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक है और लोगों को जबरदस्ती साइलो के अंदर कैद करके रखा गया है। फिलहाल उनके यकीन और प्लान्स के बारे में ज्यादा इन्फो नहीं दी जाती, इसलिए ये ग्रुप अभी भी एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। इन सब डिस्कशन के बाद साइलो की पहली काउंसिल मीटिंग खत्म हो जाती है। जूलियट और उसकी टीम बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी नॉक्स उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या जूलियट को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आया। जूलियट मना कर देती है। ये सुनकर नॉक्स काफी मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जूलियट को अपना पास्ट याद आ गया होगा। इसी दौरान एड और ऑर्ला के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। एड का मानना है कि सप्लाई डिपार्टमेंट में ऑर्ला की जगह उसकी बेटी ग्लैंडा को होना चाहिए था और ऑर्ला को ये पोजीशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन ऑर्ला भी चुप नहीं रहती। वो एड को करारा जवाब देती है। जब दोनों की बहस ज्यादा बढ़ने लगती है, पॉल बीच में आकर उन्हें शांत कर देता है। इससे ये भी दिखाई देता है कि काउंसिल के अंदर सिर्फ साइलो के इश्यूज ही नहीं, बल्कि आपस के पर्सनल ईगो और पॉलिटिकल टेंशन्स भी धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। इसके बाद जूलियट नॉक्स की तारीफ करती है और कहती है कि रेबेलियन के बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने जो रिपेयर का काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। साइलो का इंस्पेक्शन करते वक्त जूलियट की मुलाकात शर्ली और हैंक से होती है। सबसे दुख की बात यह है कि जूलियट को इन दोनों के बारे में भी कुछ याद नहीं। वो बिल्कुल अनजान की तरह उनसे बात करती है। शर्ली के लिए ये सब देखना बहुत पेनफुल है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को दबाकर सिर्फ काम में बिजी रहने की कोशिश करती है। जूलियट फिर हैंक और नॉक्स से पूछती है कि पीट की मौत कैसे हुई थी। दोनों उसे पूरी सिचुएशन समझाते हैं। इंस्पेक्शन के दौरान पॉल की नजर ऑर्ला पर पड़ती है। ऑर्ला रिपेयर के लिए इस्तेमाल हो रहे पुलिस सिस्टम को बहुत ध्यान से देख रही होती है। उस वक्त ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन सीरीज ये हिंट देती है कि इस ऑब्जर्वेशन के पीछे कोई खास वजह है जो बाद में रिवील होगी। इसी बीच जब मिट्स के लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, आउटसाइडर्स चुपके से हमला कर देते हैं। वो लेवल 19 पर मौजूद आईटी सेक्शन में घुस जाते हैं और ब्रिज पर एक बैनर भी लगा देते हैं। यानी काउंसिल मीटिंग के फौरन बाद ही रेबल्स फिर से अपनी प्रेजेंस का एहसास करा देते हैं। दूसरी तरफ मिट्स में सब लोग आराम से लंच कर रहे होते हैं। यही शर्ली नॉक्स से नाराज होती है। उसका मानना है कि नॉक्स जूलियट के साथ बहुत नॉर्मल और फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, जबकि सबको पता है कि जूलियट के साथ कुछ गड़बड़ है। शर्ली चाहती है कि नॉक्स उससे ज्यादा सख्ती से डील करे। तब हैंक शर्ली से कहता है अगर उसे लगता है कि जूलियट के साथ अलग तरह से बात करनी चाहिए तो वो खुद जाकर बात कर ले, क्योंकि जूलियट उसी की तरफ आ रही है। लेकिन जब जूलियट सच में शर्ली के पास आती है तो शर्ली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती जितना वो दिखाना चाहती थी। वो सिर्फ इतना कहती है कि वो जूलियट की पुरानी यादें वापस लाने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती और फिर वहाँ से चली जाती है। ये सीन थोड़ा फनी जरूर लगता है, लेकिन साथ ही इमोशनल भी है, क्योंकि शर्ली अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपने सामने देख रही है, लेकिन वो दोस्त अब उसे पहचान ही नहीं पा रही। शर्ली के जाने के बाद ऑर्ला जूलियट के पास आती है और एक नई प्रॉब्लम बताती है। उसके मुताबिक क्रिटिकल सप्लाई से जरूरी सामान लगातार गायब हो रहे हैं। ऑर्ला को शक है कि मेडिकल डिपार्टमेंट दोबारा बनाने के नाम पर जरूरत से ज्यादा सामान उठा रहा है और इसी बहाने चोरी भी कर रहा है। यानी रिबेलियन के बाद सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन ही नहीं, डिपार्टमेंट के बीच भरोसे की कमी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इससे पहले कि ऑर्ला अपनी बात डिटेल में समझा पाती, पॉल बीच में आ जाता है और जूलियट को बताता है कि आईटी सेक्शन में आउटसाइडर्स ने अटैक कर दिया है। ये खबर मिलते ही जूलियट, पॉल, कमील और डेप्यूटी जेरी फौरन मौके वारदात पर पहुंचते हैं और पूरे एरिया की जांच शुरू करते हैं। जब कमील और पॉल ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आउटसाइडर्स ने एक हेलमेट क्यों चुराया, तब जूलियट की नजर ब्रिज पर लगे एक बड़े बैनर पर पड़ती है। उस बैनर पर लिखा होता है द डिस्प्ले इज अ लाई।
यानी साइलो के लोगों को जो बाहर की दुनिया दिखाई जाती है वो झूठ है। ये लाइन पढ़ते ही जूलियट के दिमाग में एक और पुरानी याद फ्लैश होती है। उसे याद आता है कि उसने कभी साइलो के बाहर हरी भरी जमीन और दूर से शहर देखा था। इस मेमोरी की वजह से उसके दिमाग में भी ये सवाल उठने लगता है कि कहीं साइलो के अंदर लोगों को बाहर की जो दुनिया दिखाई जाती है वो सच में फेक तो नहीं, जबकि हमें पता है बाहर की दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ एक थ्योरी निकल कर आती है, दूर देखने वाला शहर वाकई एग्जिस्ट करता है, या हो सकता है कि वही लोग जानबूझकर साइलो 18 के आसपास के एरिया को बर्बाद और जहरीला बनाए रखते हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, ऐसे ही बहुत सी थ्योरीज पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहानी पर वापस आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कमील पॉल से कहती है कि कैनेडी को जितनी जल्दी हो सके पकड़ना जरूरी है। अगर कैनेडी न मिले तो कम से कम उसके किसी फॉलोअर को पकड़ना होगा ताकि आउटसाइडर के लगातार हो रहे हमले को रोका जा सके। इसी वक्त वॉचर रूम में क्रिस, डेगो और बाकी टेक्नीशियंस हमले की फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देख रहे हैं। वीडियो देखते वक्त उन्हें नजर आता है कि हमले के दौरान एक औरत के हाथ पर चोट लग गई थी। ये देखकर क्रिस फौरन ऑर्डर देता है कि साइलो में जिस किसी के हाथ पर नया जख्म या बैंडेज दिखे उसकी चेकिंग की जाए। उनका मानना है कि इसी क्लू की मदद से वो आउटसाइडर्स के मेंबर तक पहुंच सकते हैं। यानी अब सर्विलेंस सिस्टम सिर्फ फुटेज देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे से छोटे फिजिकल एविडेंस का यूज करके रेबल्स को ढूंढने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद मिड्स कैफेटेरिया में जूलियट डिस्प्ले स्क्रीन के सामने खड़ी होकर कमील से पूछती है कि वो आखिर साइलो के अंदर वापस कैसे आई। धीरे धीरे उसकी यादों के कुछ और टुकड़े वापस आने लगते हैं। उसे हल्का हल्का याद आता है वो बाहर जाने के बाद साइलो 17 तक पहुंची थी। कमील को फौरन समझ आ जाता है कि जूलियट की यादें वापस आने लगी हैं, इसलिए वो उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसके दिमाग में एक नई कहानी बैठाने की कोशिश करती है। कमील कहती है कि जूलियट कभी किसी दूसरे साइलो में गई ही नहीं। उसके मुताबिक जूलियट सिर्फ बाहर एक झोपड़ी में रुकी थी, वहां उसने अपना इलाज करवाया और फिर उसी झोपड़ी में रखा हुआ सूट पहनकर साइलो 18 वापस आ गई। यानी यहाँ कमील कोशिश कर रही है कि जूलियट की यादें वापस ही ना आए। इसी बीच कहानी थोड़ी देर के लिए सप्लाई डिपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ ऑर्ला अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। वो बताती है कि आईटी डिपार्टमेंट ने वाटर फिल्टरेशन के लिए विटामिन डी के 2 बैरल मंगवाए हैं। साथ ही वो एड के साथ हुई बहस, मेयर जूलियट से हुई मुलाकात और अपने इस शक का भी जिक्र करती है कि शायद मैकेनिकल डिपार्टमेंट रीबिल्डिंग के नाम पर आउटसाइडर्स की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ कमील एक और शॉकिंग काम करती है। वो एल्गोरिथम से जूलियट की यादों के बारे में बात करती है। एल्गोरिथम को लगता है कि जूलियट की यादें धीरे धीरे वापस आ रही हैं, इसलिए वो कमील को ऑर्डर देता है कि जूलियट को दी जा रही मेमोरी सप्रेसिंग मेडिसिन की डोज डबल कर दी जाए ताकि उसे कभी याद ही ना आए कि उसका असली मिशन सेफगार्ड प्रोटोकॉल को डिसेबल करना था। कमील बिना किसी सवाल के ये ऑर्डर मान लेती है और जूलियट की मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ा देती है। इससे साफ हो जाता है कि जूलियट को जो रोज विटामिन दी जा रही हैं, वो असल में उसकी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि उसकी यादों को दबाने के लिए हैं। एपिसोड के आखिर में जूलियट को अपने खाने की कटोरी में एक छुपा हुआ स्क्रोल मिलता है। उस पर लिखा होता है, अगर सच जाना है कटोरे को उल्टा रख देना और मार्केट जाना, इस मैसेज को जला देना। ये मैसेज किसने भेजा नहीं पता, बट लगता है कि इसके पीछे मार्था हो सकती है, क्योंकि पहले भी उसने इसी तरह जूलियट तक मैसेज पहुंचाया था। इस मैसेज का मकसद भी समझना मुश्किल नहीं है। डीप डाउन के लोग, खासकर मार्था, चाहते हैं कि जूलियट को अपनी असली पहचान और अपना पास्ट याद आ जाए। वो नहीं चाहते कि साइलो की अथॉरिटीज हमेशा लोगों को झूठ बोलकर उन्हें कंट्रोल करती रहें। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। ये सीजन जो ह्यू होवे की 3rd बुक डस्ट पर बेस्ड है, टीवी सीरीज ने इसमें काफी बड़े बदलाव किए हैं। देखते हैं वो क्या चेंजेस हैं। किताबों में जूलियट की याददाश्त मिटाई नहीं जाती, उसे अपनी पूरी पहचान याद रहती है। वो साइलो 17 से वापस आने के बाद भी जानती है कि उसने क्या देखा था और उसका मिशन क्या है, जबकि शो में उसकी यादें दबाने के लिए उसे मेडिसिन दी जा रही हैं। अगर बुक्स और सीरीज की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। टीवी शो ने रॉबर्ट और कमील के कैरेक्टर को काफी एक्सपैंड कर दिया है। नॉवल में ये दोनों इस लेवल के मेन विलन्स नहीं है। बर्नार्ड के बाद रॉबर्ट पूरे साइलो की कमांड लेकर जूलियट को मैनिपुलेट नहीं करता। ये पूरा पावर स्ट्रक्चर सिर्फ टीवी सीरीज के लिए क्रिएट किया गया है। इसी तरह कमील भी बुक्स में जूलियट की मेमोरी कंट्रोल नहीं करती। बुक्स में जूलियट को अपना पूरा पास्ट और सच पहले से ही याद होता है, इसलिए वहाँ कहानी का सस्पेंस इस बात पर नहीं होता कि जूलियट की यादें वापस आएंगी।
बल्कि असली कॉन्फ्लिक्ट ये होता है अब जब जूलियट को पूरा सच पता चल चुका है तो वो बर्नार्ड और पूरे साइलो सिस्टम का सामना कैसे करेगी। यानी टीवी एडेप्टेशन ने सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स ही नहीं बदले बल्कि कहानी के कॉन्फ्लिक्ट का नेचर भी पूरी तरह बदल दिया है। अगर बर्नार्ड की मौत का जिक्र करें तो मैंने पहले ही उस पर वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आता है एल्गोरिथम। हाँ, ये भी टीवी सीरीज का एक बहुत बड़ा ओरिजिनल चेंज है। टीवी सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि एल्गोरिथम नाम का एक इनविजिबल सिस्टम है। कमील उससे बात करती है और एल्गोरिथम उसे ऑर्डर देता है। इससे लगता है कि साइलो के सबसे बड़े फैसले कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई या एडवांस कंप्यूटर सिस्टम ले रहा है। बुक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ एल्गोरिथम नाम की कोई एआई, कंप्यूटर या ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ साइलो का कंट्रोल पूरी तरह इंसानों के हाथों में होता है। तो टीवी शो ने एल्गोरिथम क्यों ऐड किया? लगता है शो रनर्स ने द ऑर्डर रूल बुक को एक मॉडर्न साइफाई ट्विस्ट देने के लिए एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया है। इससे कुछ नई पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। एआई ह्यूमन लीडर्स को कंट्रोल कर रही है। ह्यूमन लीडर सिर्फ पपेट हैं। यह फैसले कोई इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिथम खुद ले रहा है और फ्यूचर में एआई खुद एक विलन बन सकती है। बुक्स में कॉन्फ्लिक्ट इंसान वर्सेस सिस्टम है। टीवी सीरीज में कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे इंसान वर्सेस एआई कंट्रोल सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सीजन 3 की शुरुआत में जूलियट साइलो 18 की मेयर बन चुकी है। कम से कम ऑफिशियली लोग उसे मेयर के रूप में देखते हैं, जबकि किताबों में जब जूलियट साइलो 17 से वापस साइलो 18 आती है उसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। वो एक रेबल लीडर की तरह काम करती है। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है। वो सिस्टम के बाहर खड़ी होकर उसे चैलेंज करती है। टीवी एडेप्टेशन का एक और काफी बड़ा ओरिजिनल एडिशन है। बर्नार्ड के बाद एक काउंसिल बना दी गई है। इस काउंसिल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे नॉक्स मैकेनिकल, एड माइंस, कार्ला या ऑर्ला सप्लाई, पॉल, रॉबर्ट, जूलियट। मीटिंग में हर डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट देता है। इससे लगता है कि साइलो अब तानाशाही से डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। बुक्स में ऐसी काउंसिल मीटिंग नहीं होती। उसका फोकस ब्यूरोक्रेसी पर कम और सर्वाइवल और सीक्रेट पर ज्यादा होता है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सिंपल है, मेयर, शेरिफ, आईटी हेड और सबसे ऊपर सीक्रेटली द ऑर्डर के रूल होते हैं। यानी ज्यादातर इंपॉर्टेंट फैसले कुछ ही लोग लेते हैं। टीवी शो ने काउंसिल ऐड की। लगता है शो रनर्स ने काउंसिल इसलिए इंट्रोड्यूस की है ताकि साइलो के हर डिपार्टमेंट को स्क्रीन टाइम मिले, साइड कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस मिले, हर एपिसोड में पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो, रिबेलियन के बाद सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन दिखाया जा सके, रॉबर्ट किस तरह डेमोक्रेसी के नाम पर कंट्रोल मेंटेन कर रहा है ये दिखाया जा सके। यानी टीवी सीरीज एक नया थीम एक्सप्लोर कर रही है। क्या सिर्फ काउंसिल बना देने से सिस्टम डेमोक्रेटिक हो जाता है? शो का जवाब लगता है नहीं। टीवी शो ने एक और एडिशन किया है, आउटसाइडर्स। हमें पता चलता है कि आउटसाइडर एक मास्क पहने एक रेबल ग्रुप है। बुक्स में इस नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं। वहाँ बगावत जरूर होती है लेकिन वो इस तरह ऑर्गेनाइज फैक्शन के रूप में नहीं दिखाया गया। लोग अलग अलग रीजन से सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। कुछ लोग जूलियट का सपोर्ट करते हैं, कुछ बर्नार्ड का, कुछ सिर्फ बचने की कोशिश करते हैं। यानी रिबेलियन ज्यादा नेचुरल और स्पॉन्टेनियस फील होता है। बुक्स में कैनेडी का रोल टीवी शो जितना एक्सपैंड नहीं किया गया। सीरीज में उसके फॉलोअर्स बना दिए गए ताकि वो रिबेलियन का एक अहम लीडर लगे। अब अगर फ्लैशबैक की बात करें तो सीरीज हमें वो दुनिया दिखा रही है जो साइलो बनने से पहले एग्जिस्ट करती थी। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन चल रही थी, गवर्नमेंट सीक्रेट ऑपरेशन चला रही थी, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। शार्लेट किसी बहुत बड़े सीक्रेट मिशन का हिस्सा थी। डैनियल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर था। ये सब देखकर लगता है कि सीरीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करेगी कि साइलो प्रोजेक्ट की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। जबकि किताबों में भी प्री साइलो हिस्ट्री है लेकिन वो इस तरह नहीं बताई जाती। ह्यू हुवे ने कहानी को ज्यादातर साइलो के कैरेक्टर्स के नजरिए से लिखा है। रीडर्स को शुरुआत में बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम इन्फो मिलती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मिस्ट्रीज रिवील होती हैं। ऑथर शुरू में ही वॉशिंगटन डीसी की पॉलिटिकल मीटिंग्स या मिलिट्री मिशन नहीं दिखाता। यानी बुक सस्पेंस को काफी देर तक मेंटेन करती है। अब सवाल आता है, क्या शार्लेट और डैनियल बुक्स में है? नहीं। क्या बुक में नैनो पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है? किताबों में एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट जरूर एग्जिस्ट करता है और वो कहानी के ओवरऑल लोर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन ईरान मिशन, F-35 अटैक और नैनो पार्टिकल स्टॉर्म जैसा सीक्वेंस नॉवल में नहीं दिखाया गया। टीवी सीरीज ने नैनो टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट का यूज करके एक नई स्टोरी लाइन बनाई है ताकि शुरुआत से ही ऑडियंस को दिखाया जा सके कि ये टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक और पावरफुल हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है।
शुरुआत से ही एपिसोड ने काफी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जूलियट की सारी यादें वापस आएंगी? क्या वो समझ पाएगी कि जिन विटामिन को वो रोज खा रही है वो असल में उसकी मेमोरी को दबा रहे हैं? और दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी के फ्लैशबैक का साइलो की असली कहानी से क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। मुझे पर्सनली ये एपिसोड काफी पसंद आया क्योंकि इसने सिर्फ मिस्ट्री को और गहरा नहीं किया बल्कि बुक से काफी अलग डायरेक्शन भी ली है। अब देखना ये होगा कि टीवी सीरीज आगे ओरिजिनल स्टोरी को कितना फॉलो करती है और कितना अपना नया रास्ता बनाती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको एपिसोड 1 का सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।